Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, and today we are going to learn again about internal controls. In our last video we covered basically about HR और हमने देखा था कि बेसिकली एचआर क्या है और एचआर के इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, स्मॉल कंपनी ऑडिट्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। तो आज हम इसको मजीद आगे लेके बढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल्स को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस जो एरिया है उसको हम देखेंगे, जिसका नाम है प्रोक्योरमेंट। तो और अगर आप उसको रैंकिंग में भी देखेंगे तो प्रोक्योरमेंट को मैं फर्स्ट पे रखूंगा, क्योंकि एचआर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर ये आता रहता है, लेकिन ज़्यादा जो हाई मार्क्स का आ सकता है वो बेसिकली प्रोक्योरमेंट आ सकता है, सेल आ सकता है, फिक्स एसेट आ सकता है। तो आज हम प्रोक्योरमेंट को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी एग्जाम फोकस पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आज वो आप तक पहुँच सकें, क्योंकि मैं लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं आपसे लिस्ट डाउन करा दूंगा वर्बली, तो आप अपने पास लिख सकते हैं, तो वो आपने इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप न्यू टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं प्रोक्योरमेंट को, और मैं स्लाइड को आगे कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा प्रोक्योरमेंट, और जैसे कि मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, और आप पास पेपर्स भी देख सकते हैं, किट के अंदर भी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जिसको हम परचेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं, और इसका काम होता है परचेज करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका काम परचेज करना होता है। इस पे डिफरेंट पब्लिक रेगुलेशंस भी हैं, जैसे कि मैं अपनी रिसेंटली एक क्लाइंट पे था, तो जहाँ पर जो है पाकिस्तान की जो प्रोक्योरमेंट रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होती हैं ड्यूरिंग इंटरनल ऑडिट। वी अप्लाइड दैट रेगुलेशन और उसके एसओपी वगैरह हमने सब बनाए थे, तो ये सारा काम मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता भी सकता हूँ। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम परचेज करना होता है, और मैंने जैसे कि बोला कि वीडियोस के अंदर मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप कोई मसले की बात नहीं है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तब भी कोई मसले की बात नहीं है। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हम परचेज करना होता है, और इसके बाद जितने भी, जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें A B C D इस तरह के मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप टेक्सटाइल को ले लें, टेक्सटाइल के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। टेक्सटाइल की हम मैं क्योंकि एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि इजीली समझ में आती है। तो फॉर एग्जाम्पल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कब परचेज करेगा, जब उसको कोई भी डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि मटेरियल की रिक्वेस्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप बात करें तो फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल कंपनी है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यार्न खरीदना है, यार्न मतलब जो कॉटन होता है या फिर जो रुई होती है वो खरीदना है। अब उसके लिए वो क्या करेगा, वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को एक रिक्वेजिशन भेजेगा, इसको मटेरियल रिक्वेजिशन भी कहते हैं। ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, फॉरेन से देखेगा, अच्छा इतनी क्वांटिटी है, इतनी ज़रूरत है, वो सारा डिपार्टमेंट से कंफर्म करेगा, देन वो क्या करेगा, कोटेशन भेजेगा। जिससे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनअप मैंने सारी चीज़ें की हैं ऑलरेडी, तो मैं इसी को रीड कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो कोटेशन बेसिकली वो मल्टीपल कोटेशन लेगा मल्टीपल सप्लायर से। ठीक है, मल्टीपल सप्लायर से पूछेगा कि जो है कोटेशन जो है लेगा, प्राइसेस लेगा डिफरेंट, और हो सकता है उनके पहले से अप्रूव लिस्ट हो तो उसको इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मटेरियल लिक्विडेशन जो है प्री नंबर्ड भी होनी चाहिए, अप्रूव भी होनी चाहिए फ्रॉम रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, जो भी उसको कर रहा है तो वो उसको पे सिग्नेचर्स देगा ताकि सेग्रीगेशन ड्यूटीज का मसला भी ना हो, और सेग्रीगेशन ड्यूटीज का भी मसला ना हो, और दूसरा उसको प्री नंबर्ड भी होना चाहिए ताकि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो। ठीक है, तो कोटेशन आ गई, फिर कोटेशन के बाद अब क्या होगा, जब कोटेशन आ गई उसने मल्टीपल सप्लायर से प्राइसेस ले ली। जैसे कि आप अगर इसको लेमैन में भी कोटेशन को देख सकते हैं कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो मल्टीपल लोगों से, दुकानों से पूछते हैं, देन आप वो चीज़ परचेज करते हैं। कोटेशन के बाद अब वो क्या करेगा, जब उसने प्राइस ले ली अप्रूव, और फॉर एग्जांपल उसने अप्रूव सप्लायर है, नॉर्मली अप्रूव सप्लायर लिस्ट बनी होती है कि मतलब उसको कोटेशन लेने की जरूरत नहीं है मार्केट में जाने की। वो क्या करेगा, अप्रूव सप्लायर की लिस्ट उठाएगा, जिससे वो पास में खरीदते रहें, उससे भी वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि नॉर्मली हमने देखा है कि इसमें कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी हो रही होती है कि अप्रूव सप्लायर से आपकी टर्म्स एंड कंडीशन की बनी हुई होती हैं। तो नॉर्मली जैसे कि मैं रिसेंटली एग्जांपल दूंगा, अगेन प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि रिसेंटली हमने एक फेस किया कि जहाँ पे हमें फॉरेंसिक ऑडिट भी करना पड़ेगा, यानी कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी थी। तो जो अप्रूव्ड सप्लायर्स थे, तो उनके साथ उनकी इस तरह की सेटिंग हुई थी, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से जो है वो क्या कर रहे थे कि वो जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे थे, मतलब वो जो है परचेज भी खुद ही कर रहे थे और जो है फेक इनवॉइसेस भी बन रही थी, मतलब ब्ला ब्ला, मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो ये सब चीज़ें, अच्छा मैं इसमें साथ में आपको कंट्रोल वीकनेस भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ
कि इस तरह की पॉसिबिलिटी है और क्या चीज़ ना होने से क्या होगा, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कनेक्ट करके बताता जा रहा हूँ। परचेज ऑर्डर पे अब जब कोटेशन भी हो गया अप्रूव्ड सप्लायर से, आपने फॉर एग्जांपल सप्लायर भी सिलेक्ट कर लिया, तो अब परचेज ऑर्डर बन गया। परचेज ऑर्डर क्या होता है कि हम परचेज जो कर रहे हैं वो ऑर्डर देंगे सप्लायर को, तो परचेज ऑर्डर भेजेंगे। अब इसकी 3 कॉपियां होनी चाहिए भाई, एक आपने खुद रखी, एक सामने वाले को दी, एक डिपार्टमेंट को भेज दी, ताकि एट द एंड ऑफ द डिलीवरी हमें पता चल सके हमने क्या ऑर्डर किया था। और अगेन वो भी साइंड होनी चाहिए रेस्पेक्टिव अथॉरिटी से, ठीक है। तो ये परचेज ऑर्डर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रिसेंटली मैं अगेन अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ जगहों पे हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे फेक परचेज ऑर्डर्स बन रहे थे, मतलब ओरिजिनल फेक परचेज ऑर्डर्स नहीं बन रहे थे। यहीं पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोटेशन के अंदर प्रॉब्लम था कि वो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से उनकी एक तरह से सेटिंग थी, तो वो क्या कर रहे थे, परचेज ऑर्डर भी फेक बना रहे थे। ये मैं आपको अपनी बिल्कुल जो लाइव एग्जांपल है उससे बता रहा हूँ कि जो हमने देखा और उसको इन्वेस्टिगेट भी किया बाद में ड्यूरिंग अवर फॉरेंसिक ऑडिट। ठीक है जी, परचेज ऑर्डर बन गया। अब क्या होगा, परचेज ऑर्डर तो बन गया, परचेज हमने भेज भी दिया उसको, अब उसको हमने ऑर्डर दे दिया माल का कि भाई इतना माल आप हमारी प्रेमिस से पहुंचा देना। फॉर एग्जाम्पल वो यार्न था या कॉटन थी। अब वो हमारे गेट पे आ गया। जब गेट पे आएगा तो क्या बनेगा, बहुत ही कॉमन सा डॉक्यूमेंट बनता है, आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, यानी कि अपने शुरू के पेपर्स के अंदर। गुड रिसीव नोट, गुड रिसीव नोट बन गया। वो भी अगेन अप्रूव होना चाहिए, प्री नंबर होना चाहिए। अब उसको हम क्या कंपेयर करेंगे परचेज ऑर्डर से, क्या हमने उतना ही ऑर्डर किया था नहीं किया था, ठीक है। तो गुड रिसीव नोट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द परचेज साइकिल आप कह सकते हैं। तो गुड रिसीव नोट भी हमने बना लिया, ठीक है। गुड रिसीव नोट की भी अगेन कॉपीज होनी चाहिए मल्टीपल। अब तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे भी हो रही होती हैं। आपके जहन में ये भी रखना है कि एग्जाम अब आपका बन गया है, तो ये तो मैं आपको सारी चीज़ें मैनुअल बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अब सॉफ्ट में आ गई हैं। ऐप्स बन गई, मोबाइल ऐप्स बन चुकी हैं, सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं। जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के मैं नाम लूंगा, जैसे कि जीरो है, लाइक ओडू है, लाइक सैप है। इसके अंदर इस तरह की स्पेसिफिकेशन हैं जो टेलर्ड हो जाती हैं और क्लाइंट के हिसाब से या मैनेजमेंट के हिसाब से उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं, और ये आउटसोर्स भी हो जाती हैं। तो हर चीज़ इसमें अब सॉफ्ट में हो रही है। तो तो GRN, परचेज ऑर्डर, कोटेशन, हर चीज़ सॉफ्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर बन रही है। अब गुड्स आ गए आपकी प्रेमिसेस पे, माल पड़ा हुआ है, गेट से अंदर आया। गेट से अंदर आने के बाद जैसे वेयर हाउस के अंदर आया, तो आपने उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनी हो। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लिस्ट डाउन देख रहे हैं, जितनी भी लिस्ट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सब जगह पर सारी चीज़ें बन रही हैं। ये डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो बता रहा हूँ, जो एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, लाइक GSK, लाइक सीमेंस, लाइक एबर्ट, लाइक मे बी कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई अच्छी टेक्सटाइल लाइक गुल अहमद, तो वहां पर बन रही होनी होती हैं, क्योंकि वो एक स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फ्रॉड के फैक्टर्स भी कम हैं, उनके इंटरनल कंट्रोल काफी स्ट्रांग है, तो वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट बन गई कि भाई आपने माल आ गया, आपने माल को चेक कर लिया। अब बनेगा डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान बनेगा। डिलीवरी चालान कौन देगा, जो आपको सप्लायर है वो आपको देगा। डिलीवर मैं क्या, मैंने डिलीवर कर दिया तो एक कॉपी आपको देके चला जाएगा। वो रिसीव नोट आप बनाओगे, डिलीवरी चालान आपको देके चला जाएगा, एक कॉपी खुद ले जाएगा, उस पर आपको साइन ले लेगा। फिर क्या होगा, जब आपके पास माल आ गया, डिलीवरी चालान बन गया, इंस्पेक्शन कर लिया आपने, माल चेक भी कर लिया कि सही है नहीं है, सिन बन जाएगा। सिन क्या होता है, सिन का मतलब गुनाह नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे जो सिन का मतलब है वो है स्टोर इशू नोट, कि अब वो जो माल गेट पे पड़ा हुआ है, इंस्पेक्ट भी हो गया, डिलीवरी चालान भी बन गया, सब चीज़ें हो गई, हमने परचेज ऑर्डर से वेरीफाई भी कर लिया जो हमने मंगाया था, वो अब स्टोर के अंदर जाएगा और स्टोर इशू नोट बनेगा। सारी क्वांटिटी लिखी जाएगी कि इतना माल इन हुआ है, ये आइटम्स थे, इतनी क्वांटिटी थी, वो सारा जो है स्टोर में चला जाएगा। फिर फिक्स एसेट रिसीविंग एडवाइस है, ये बेसिकली जब प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, तो प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री की भी हो सकती है, प्रोक्योरमेंट फिक्स एसेट्स की भी हो सकती है। तो ये फिक्स एसेट की केस में बनता है, ये फिक्स एसेट में पढ़ाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा उस पर, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर कमर्शियल इनवॉइस, जाहिर सी बात है, स्टोर में परचेज कर लिया, सब कर दिया, अब जो है पेमेंट के टाइम आ रहा होगा तो हम इनवॉइस पहले भेजेंगे ऑब्वियसली। जब इनवॉइस भेजे बल्कि इनवॉइस परचेज आपने की तो वो आपको इनवॉइस भेज रहा होगा, तो इनवॉइस आ जाएगी आपके पास। इनवॉइस की फिर सेल्स टैक्स इनवॉइस भी होती है, कमर्शियल इनवॉइस भी होती है। तो इनवॉइस आने के बाद वो आप उसकी पेमेंट करोगे, तो पेमेंट वाउचर बनाओगे। पेमेंट वाउचर बनाने जब बन जाएगा तो आप पहले देखोगे ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास, कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास पैसा है, फंड्स हैं। ऑल्दो ये तो परचेज करने से पहले भी चेक किया जा सकता है कि हमारे पैसे हैं इतने कि नहीं है, लेकिन एट द इसको रीचेक करेंगे कि फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है।
तो हमने ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ये काम है, और नॉर्मली हो सकता है ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट ना कर रहा हो, कुछ जगह पे फाइनेंस कर रहा होता है, पेमेंट वाउचर भी फाइनेंस बना रहा होता है, इनवाइस वाला काम भी सारा फाइनेंस वाला कर रहा होता है। ये सारे काम हो सकता है, ये तीनों चारों काम है, 1 2 3, ये तीनों काम कौन कर रहा होगा? फाइनेंस नॉर्मली जो हमने देखा है। बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक छोटा डिपार्टमेंट, छोटी ऑर्गेनाइजेशन या मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन, इवन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, तो वहाँ पे भी नॉर्मली ये काम सारे फाइनेंस ही कर रहा होता है। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है वहाँ पे सारे काम फाइनेंस, जरूरी नहीं है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट कर रहा हो। आप कह सकते हैं कि फाइनेंस का पार्ट है ट्रेजरी, तो वो उधर पे बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेपरेटली हो। नॉर्मली बैंक्स के अंदर ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, लेकिन उसका काम ये काम नहीं होता, ये सारा काम फाइनेंस कर रहा होता है। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, ट्रेजरी फंक्शन इसको ज़्यादा आप कह लें तो बेहतर होगा कि ट्रेजरी फंक्शन है, उसका काम यही होता है कि वो फंड्स को चेक करे और फिर आपको बताए कि मेरे फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं। अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट से हमने फंड्स भी चेक कर लिए। अब चेक सिग्नेटरीज की बारी आ गई, भाई चेक इशू करना है, जाहिर सी बात है, पेमेंट करनी है, परचेज किया है, तो अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो चेक की फिर आप उसमें क्या होता है, स्लैब्स बने होते हैं कि भाई इतने अमाउंट से ऊपर होगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000 से ऊपर होगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, 1 लाख से ऊपर होगा तो फॉर एग्जाम्पल सीईओ करेगा। इस तरह से स्लैब्स बने हुए होते हैं, जिसे आप चेक सिग्नेटरीज भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से, या फिर बोर्ड अप्रूव करेगा, बहुत बड़ी अमाउंट है तो 1 मिलियन से ऊपर है तो बोर्ड अप्रूव कर रहा है, तो बोर्ड की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो चेक सिग्नेटरीज भी हो गए, अप्रूवल भी हो गया। अब जब चेक आपने भेज दिया तो चेक की रिसीविंग ले लोगे, रिसीविंग इसलिए लोगे भाई आपने रिसीव कर दिया, रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट ले लोगे कि भाई आपने चेक रिसीव कर दिया है, उनको भेज दिया है। एक चेक की फोटो कॉपी करा लिया आपने, तो फोटो कॉपी करा के उनका सिग्नेचर ले लिया, जिसको भी आपने हैंड ओवर किया वहाँ पे चेक नॉर्मली राइडर्स के थ्रू भेज दिया जाता है, और वो आप रिसीविंग ले लेते हो, वो आप अपने एज डॉक्यूमेंट रखोगे, कल को वो बोलेंगे भाई आपने पेमेंट नहीं की, तो आप वो रिसीविंग दिखा सकते हो। तो दिस इज द होल परचेज साइकिल जिसको हम फॉलो करें। और इसमें मेजोरिटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक मटेरियल लिक्विडेशन, कोटेशन में तो नहीं, परचेज ऑर्डर, जीआरएन, ये सब प्री नंबर्ड होने चाहिए। इनमें जो है जो सिग्नेटरीज के साइंस हैं वो सारे होने चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो दीज आर कंट्रोल वीकनेसेस। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा जो बनना चाहिए, जैसे परचेज ऑर्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, गुड रिसीव नोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मटेरियल लिक्विडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, डिलीवरी चालान, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये चेक की सिग्नेटरीज हैं, ये अगर फॉलो नहीं हो रही, दीज आर कंट्रोल वीकनेसेस, जो कि एज एन इंटरनल ऑडिटर आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। नॉट जस्ट प्रैक्टिकली, आपको एग्जाम में भी ये लिखना होगा, अगर आपसे कल को एग्जाम में पूछता है, और पूछता है वो आपको सिनारियो बताएगा, उसमें ये सारे लूपहोल्स बता देगा आपको। हो सकता है उसने बोला कि मैं इस काम के बाद ये डायरेक्ट ये काम करता हूँ, या इंस्पेक्शन डायरेक्टली कर लेता हूँ, तो आपने फौरन से आपके माइंड में, आप क्योंकि आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आना चाहिए, कि फौरन से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, पॉपअप मैसेज की तरह आपके अंदर एक इंडिकेटर आना चाहिए कि भाई यार ये चीज़ नहीं हो रही। तो जब ये आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पूरा साइकिल पता होगा, तभी आप ये बता सकेंगे और चीज़ें पकड़ सकेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें जो है प्रोक्योरमेंट के एसओपीज भी बनने चाहिए, ये भी रूल बोल्स हैं, अगर एसओपीज नहीं बनते, एक्चुअल में तो ये सब चीज़ें हो रही हैं लेकिन एसओपी नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रोसेस फ्लो नहीं बने हुए, तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको आप प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी कहते हैं, इसको आप इसको इसी जो साइकिल है इसको एसओपी भी कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल जो है साइकिल भी कहते हैं, प्रोक्योरमेंट सिस्टम और साइकिल भी कहते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज भी कहते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो ये लिस्टेड हो, एक मल्टी नेशनल कंपनी के अंदर मैंडेटरी होती हैं, मैंडेटरी ना कहें, एक नेसेसरी है, बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस कवर्ड हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिस मतलब सिमिलर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, सेम स्केल के ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ये काम कर रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द एसओपी और द प्रोक्योरमेंट साइकिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपने याद कर लेना है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और बाद में भी आपके काम आएगा जब भी आप फ्यूचर में जाके जब भी जो है प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो गया कि सर बिलाल ने आपको ये चीज़ें बताई थी, तो आपको याद आएंगी। और ये मैं अभी भी इन चीज़ों को खोलता हूँ जब भी मैं इंटरव्यूज के लिए जा रहा होता हूँ, या फिर मुझे कोई चीज़ रिमाइंड करानी होती है, तो मैं अभी भी अपना रजिस्टर जो है डबल ए का वो अभी भी खोलता हूँ, ताकि मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग दोबारा से ले सकूँ। और ये अभी भी मेरे उसी तरीके से काम आता है जिस तरीके से पहले आता था जब मैं पेपर्स दे रहा था। ठीक है जी।
अच्छा, मैंने जैसे कहा था कि उसके शुरू में वीडियो के कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्वेश्चन बेसिकली जो मेरे पास जितने भी पेपर्स हैं आपके डबल ई के, उसके अंदर जो आ चुके हैं हिस्ट्री के अंदर, जो आज से नहीं, मतलब आप कह लें 2008 में भी, उससे भी पुराने, उससे लेके आज तक जो देखा गया है कि मोस्टली जो आते हैं 60 to 70% आते रहते हैं, वो मैं आपसे अभी यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। तो जिसको भी लिखना है, या वीडियो के अंदर तो वैसे भी रिकॉर्डेड होगा, तो आप लिख भी सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन जो आ सकते हैं फ्रॉम चैप्टर 1 and 2, मतलब जो इनिशियल के जो चैप्टर में, डिफाइन एक्सटर्नल ऑडिट। नंबर 1 आप लिखें, डिफाइन एक्सटर्नल ऑडिट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट एन एक्सटर्नल ऑडिटर में एक्सप्रेस। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ये सारी चीजें मैं कब कौन से बता रहा हूँ, जो मेरी शुरू की वीडियो, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। What do you mean by an assurance engagement and what are the contours of the assurance engagement? ठीक है जी, कंटेंट, सॉरी, कंटेंट्स ऑफ द एश्योरेंस, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या कहलाता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा है, पास में ही पूछा है और आगे भी पूछ सकता है आपसे। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जो रिसेंट पास्ट एग्जाम पेपर में शायद ना मिले, क्योंकि मैं आपको पिछले 15-20 साल के जो एग्जाम पेपर्स हैं, पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं, उससे बता रहा हूँ। What are the ways inherent limitations of an external audit? What are the advantages of a non-statutory audits? Non-statutory audits आपको मैंने बताया था वीडियो के अंदर बताया था कि क्या होते हैं स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, जाके देखें आप, वरना बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं। डिफाइन स्मॉल कंपनी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ स्मॉल कंपनी, ये आ चुका है, जो मैंने वीडियो भी इस पे बनाई है, आप जाके वीडियो लाजमी देखें मेरी। What do you mean by IPAC and what is the role played by professional accountants? IPAC आपको पता होगा क्या है IPAC, जिसकी बेसिस पे हम सारी चीज़ें ये पढ़ रहे हैं और जिसकी बेसिस पे हम चलते हैं जरा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चंस हैं जो कि आप याद कर सकते हैं, इनके एग्जैक्ट आंसर भी आपको इजीली मिल जाएंगे आपकी बुक के अंदर भी, और इजीली ये, मतलब ये क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये मैंने जैसा को कहा कि ये बड़ी मेहनत से बनाए गए, और ये आप कह सकते हैं कि पिछले 15-20 साल का कंक्लूजन है जो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो ये आपके बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है सेल्स के ऊपर। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।